हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 11 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। 12th पॉइंट, सर्कुलर परम्यूटेशंस मीन्स नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे। अब जैसा कि हमें पता है, अरेंजमेंट चेंज करने का मतलब होता है चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ पोजीशंस। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की प्लेस या पोजीशन चेंज हुई है या नहीं हुई है, ये हम पता ही नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी रेफरेंस। तो सबसे पहले तो हमें एक रेफरेंस चाहिए जिससे कि हम ये पता कर सके कि हमने ऑब्जेक्ट्स की प्लेसेस चेंज की है या नहीं की है। बट सवाल ये उठता है कि अगर बिना रेफरेंस के ये पता ही नहीं चल सकता है कि ऑब्जेक्ट्स ने प्लेसेस चेंज की है या नहीं की है, तो फिर अभी तक रेफरेंस की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी। अब अभी तक रेफरेंस की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अभी तक हम ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज कर रहे थे, और जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज कर रहे होते हैं तो वो रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अवेलेबल था, क्योंकि हर लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट्स की प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट आगे से पीछे की तरफ गया है या पीछे से आगे की तरफ गया है, या यूँ समझ ले कि हमें समझ में आ जाता है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन से किस पोजीशन की तरफ शिफ्ट हुआ है। लेकिन ये फैसिलिटी हमारे पास सर्कल में अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और सर्कल का एंडिंग पॉइंट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि हमें 4 ऑब्जेक्ट्स A, B, C और D को एक लाइन में अरेंज करना है। तो हमें पता है कि लाइन स्टार्ट कहाँ पर हो रही है और एंड कहाँ पर हो रही है। अब अगर हम इन चारों ऑब्जेक्ट्स को इनकी ओरिजिनल प्लेस से हटा दे और वापस से एक लाइन में किसी दूसरे ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करें, तो हमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो A है वो फर्स्ट प्लेस से फोर्थ प्लेस पर चला गया है, और जो D है वो फोर्थ प्लेस से फर्स्ट प्लेस पर आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो कि एक सर्कल में अरेंज्ड है। अगर हम 1 बाय 1 इन सभी ऑब्जेक्ट्स को इनकी ओरिजिनल प्लेस से हटा दें और इनको किसी दूसरी प्लेस पर सेम सर्कल पर वापस से अरेंज्ड कर दे, तो हमारे हिसाब से तो हमने अरेंजमेंट चेंज की है, क्योंकि हमने हर ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल प्लेस से हटाकर किसी और प्लेस पर शिफ्ट किया है। लेकिन हो सकता है कि अरेंजमेंट चेंज हुई ही ना हो, बल्कि वो सर्कल बस एज इट इज़ थोड़ा सा रोटेट हो गया हो। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सर्कल शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। मीन्स आप ऑब्जेक्ट्स की प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हो विदाउट एनी रेफरेंस। तो आपको तो लगा कि आपने ऑब्जेक्ट्स को उनकी प्लेसेस से हटाया और किसी और प्लेस पर रखा, बट असली में अरेंजमेंट चेंज हुई ही नहीं, बस वो सर्कल अपनी ही जगह पर थोड़ा सा रोटेट हो गया। तो अभी भी हर ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में वही ऑब्जेक्ट है जो कि पहले था, और हर ऑब्जेक्ट के राइट में भी वही ऑब्जेक्ट है जो कि पहले था। यानी कि जब भी मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक रेफरेंस चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं मुझे कोई 10 ऑब्जेक्ट्स A से लेकर J तक को एक सर्कल में अरेंज करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? उन 10 ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल G को क्या मान लूँगा? रेफरेंस मान लूँगा। अब G को रेफरेंस मानने से क्या होगा? अगर मैंने G को रेफरेंस मान लिया, यानी कि मैंने फिक्स कर लिया कि G हमेशा इसी जगह पर रहेगा,
जब भी हम किसी भी अरेंजमेंट के लिए ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस चेंज करेंगे तो हम जी की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। जी की पोजीशन हमेशा के लिए हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया और एंड पॉइंट मिल गया। तो अब हमें पता है कि सर्कल शुरू कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है। अब इस सर्कल में और एक लाइन में कोई फर्क नहीं है। मतलब ये जो सर्कल था 10 ऑब्जेक्ट्स का, इट इज सिमिलर टू अ स्ट्रेट लाइन विथ 9 ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जी तो फिक्स हो गया, जी की जगह तो आपको बदलना ही नहीं है। इट मीन्स इस सर्कल में इन 10 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके एग्जैक्टली उतने ही होंगे जितने तरीकों से हम 9 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। यानी कि जब भी हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करना होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन n ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लेना चाहिए। यानी कि हम चाहे जिस भी ऑब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज करें, बट उस रेफरेंस ऑब्जेक्ट या उस फिक्स किए गए ऑब्जेक्ट की प्लेसेस इंटरचेंज नहीं करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे हमको सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा और एंडिंग पॉइंट मिल जाएगा। अब इस सर्कल में और एक लाइन में कोई फर्क नहीं है, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करने के तरीके एग्जैक्टली उतने ही हो जाएंगे जितने तरीकों से हम एक लाइन में n-1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो आपका फिक्स हो गया। और एक लाइन में n-1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, n-1 फैक्टोरियल। तो फिर एक सर्कल में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके भी कितने हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास 5 लोग हैं A, B, C, D, E, जिन्हें हमें एक डाइनिंग टेबल या एक राउंड टेबल पर बिठाने के तरीके ढूंढना है। फिलहाल हम मान लेते हैं कि हमारा रेफरेंस कौन है, A है। अब हाल फिलहाल जो अरेंजमेंट हमें दिखाई दे रही है उसे अगर हम क्लॉकवाइज पढ़े तो फिलहाल अरेंजमेंट क्या दिख रही है, A, B, C, D, E। और एंटी क्लॉकवाइज पढ़े तो हमें अरेंजमेंट क्या दिखाई दे रही है, A, E, D, C, B। अब अगर हम इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दे तो अब हमें क्लॉकवाइज में क्या दिखाई दे रहा है, A, E, D, C, B। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या दिखाई दे रहा है, A, B, C, D, E। अब सवाल उठता है कि ये दोनों एक ही अरेंजमेंट है या दो अलग अलग अरेंजमेंट है। तो ये दोनों दो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है। कैसे, ऐसे कि जो व्यक्ति पहले A के लेफ्ट में बैठा हुआ था वो अब A के राइट में बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति जो पहले A के राइट में बैठा हुआ था वो अब A के लेफ्ट में बैठा हुआ है। डेफिनेटली अगर किसी के लेफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति उसके राइट में चला जाए या राइट में बैठा हुआ व्यक्ति उसके लेफ्ट में चला जाए तो अरेंजमेंट उसके लिए क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इट मीन्स कि ये दोनों दो अलग अलग अरेंजमेंट्स है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 5 अलग अलग कलर के फ्लावर्स है जिनसे कि हमें एक माला बनानी है। फिलहाल जो माला हमने बना रखी है वो क्लॉकवाइज कैसी दिख रही है, रेड, येलो, पर्पल, ऑरेंज एंड ब्लू। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या दिख रही है, रेड, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल एंड येलो। अब अगर मैं क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को एंटी क्लॉकवाइज कर दूं और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को क्लॉकवाइज कर दूं तो अब मुझे क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है, यानी कि ये दो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स है या फिर ये दोनों अरेंजमेंट्स आइडेंटिकल है। तो ये दोनों आइडेंटिकल अरेंजमेंट्स है, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। जस्ट इमेजिन कि जो फर्स्ट वाली अरेंजमेंट है उसको अगर मैं सेंट्रल लाइन के अबाउट पलट दूं, या आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं उस फूलों के हार को
पलट करके वापस रख दूँ तो वो एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा जैसी फिलहाल आपकी सेकंड वाली अरेंजमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों अरेंजमेंट्स में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर आइडेंटिकल। यानी कि कुछ सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऐसी होती है जिनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपस में इंटरचेंज करने से अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, और कुछ सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऐसी भी होती है जिनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपस में इंटरचेंज करने से अरेंजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपस में इंटरचेंज करने से कब फ़र्क पड़ता है और कब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट्स जिनको देखने का हमारे पास केवल एक ही व्यू अवेलेबल होता है, वहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करने से अरेंजमेंट को फ़र्क पड़ता है। जैसा कि किस केस में हुआ, जब कुछ लोगों को आपने एक डाइनिंग टेबल पर अरेंज किया, क्योंकि उनको देखने के लिए आपके पास एक ही व्यू अवेलेबल है। लेकिन वो सर्कुलर अरेंजमेंट्स जिनको देखने के आपके पास दो व्यूज़ अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो उससे अरेंजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसा कि किस में हुआ, वो फूलों की माला में हुआ, क्योंकि उस फूलों की माला को देखने के आपके पास दो व्यूज़ अवेलेबल है, उसको आप दोनों तरफ से देख सकते थे। यानी कि वो केसेस जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करने से अरेंजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वहाँ पर हर केस डबल काउंट हो गया है, एक एंटी क्लॉकवाइज वाला और एक क्लॉकवाइज वाला। तो करेक्ट आंसर निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम हमारे 12th पॉइंट पर आ जाते हैं। नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल। अब यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। पहला वो जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को इंटरचेंज करने से अरेंजमेंट को फ़र्क पड़ता है, तब अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल। क्योंकि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से तो हमें किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो बचे हुए n-1 को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल। और दूसरा केस जब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करने से अरेंजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वहाँ पर भी टोटल केसेस तो कितने आएंगे, n-1 फैक्टोरियल। क्योंकि वहाँ पर भी n में से एक ऑब्जेक्ट को तो हमने क्या ले लिया होगा, रेफरेंस ले लिया होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हर अरेंजमेंट डबल काउंट हो गई है। तो करेक्ट आंसर निकालने के लिए हमें n-1 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल बाय 2। तो व्हेन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। एंड व्हेन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सिमिलर, तो हमारा आंसर हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल बाय 2। तो हमारे नेक्स्ट या लास्ट पॉइंट पर आते हैं, डी अरेंजमेंट्स। What is D arrangements? If n distinct objects are arranged in a row, the number of ways in which they can be rearranged so that none of them occupy its original place. यानी कि n distinct objects को एक लाइन में अरेंज करने के वो तरीके जिसमें हर ऑब्जेक्ट गलत जगह पर रखा हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसा सोचिए कि एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है, जिस मीटिंग में हर प्लेस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जिसे उस जगह पर बैठना है। अब इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में लोगों के बैठने के ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं जिसमें हर आदमी गलत जगह पर बैठा हो, दैट इज़ नोन एज डी अरेंजमेंट। या ऐसा समझ लीजिए कि कुछ लोग हैं जो अपनी चप्पल मंदिर के बाहर उतार के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, और जब वो मंदिर से वापस लौट कर आते हैं, तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं जिसमें हर व्यक्ति किसी और की चप्पल पहन के चला जाए।
एक ने भी खुद की चप्पल ना पहनी हो, दैट इज नोन एज डी अरेंजमेंट, कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पर अरेंज करना है सो दैट हर ऑब्जेक्ट गलत प्लेस पर हो, एक भी ऑब्जेक्ट अपनी सही प्लेस पर ना हो। तो मान लेते हैं n ऑब्जेक्ट्स को डी अरेंज करने के टोटल तरीके होते हैं d ऑफ n। तो d ऑफ n कितना हो जाएगा? टोटल केसेस माइनस वो केसेस इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज एट करेक्ट प्लेस। अगर मैं टोटल केसेस में से वो केसेस हटा दूं जिसमें मिनिमम एक ऑब्जेक्ट भी सही जगह पर बैठा हुआ है, तो कौन से केसेस बचेंगे? जिसमें सारे गलत बैठे हुए हैं। तो लेट a1 रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज एट करेक्ट प्लेस, a2 रिप्रेजेंट सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट करेक्ट प्लेस एंड सो ऑन, an रिप्रेजेंट nth ऑब्जेक्ट इज एट करेक्ट प्लेस। तो d ऑफ n मेरा कितना हो जाएगा? टोटल केसेस यानी कि n फैक्टोरियल माइनस वो केसेस जिसमें एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट भी सही जगह पर बैठा हुआ हो, यानी कि n ऑफ a1 यूनियन a2 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन an। अब n ऑफ a1 यूनियन a2 यूनियन एंड सो ऑन अप टू an, ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब उस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें वो केसेस चाहिए जिसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी सही जगह पर बैठा हो। अब वो एक ऑब्जेक्ट जो अपनी सही जगह पर बैठा है वो n में से कोई भी एक हो सकता है। तो उसको सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए? nc1। अब इसको तो इसकी सही जगह पर रख दो। बचे हुए n-1 को अरेंज करने के टोटल कितने तरीके हो गए? n-1 फैक्टोरियल। लेकिन जब हमने a को सही जगह पर रखा और बाय चांस b सही जगह पर बैठ गया, और जब हमने b को सही जगह पर रखा और बाय चांस a सही जगह पर बैठ गया, यानी कि वो केसेस जब a और b दोनों सही जगह पर बैठ गए वो डबल काउंट हो गए। तो किन्हीं भी दो के सही बैठने के तरीकों को एक बार अब हमें वापस से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब जिन दो को सही जगह पर बिठाना है वो n में से कोई भी दो हो सकते हैं, तो उनको सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए? nc2। अब मान लेते हैं ये दोनों तो अपनी सही जगह पर बैठे हुए हैं, तो बचे हुए n-2 को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? n-2 फैक्टोरियल। अब जब AB को हमने सही जगह पर रखा, बाय चांस C सही बैठ गया। जब हमने BC को सही जगह पर रखा, बाय चांस A सही जगह पर बैठ गया। और जब हमने AC को सही जगह पर रखा, बाय चांस B सही जगह पर बैठ गया। यानी कि वो केसेस जिसमें A B C तीनों सही जगह पर बैठे हुए हैं वो हमने कितनी बार माइनस किए? 3 बार। और इन केसेस को हमने ऐड भी कितनी बार किया था? 3 बार। कैसे? क्योंकि जब nc1 वाले केस में हमने a को सही बिठाया, बाय चांस bc सही बैठ गया। जब b को सही बिठाया, बाय चांस ac सही बैठ गया। और जब c को सही बिठाया, बाय चांस ab सही बैठ गया। तो abc तीनों सही बैठे हैं, ये ऐड भी 3 बार हुए थे। अब abc तीनों सही बैठे हुए हैं, इनको हमने ऐड कितनी बार किया? 3 बार। सब्ट्रैक्ट कितनी बार किया? 3 बार। यानी कि इनको अभी तक हमने ऐड ही नहीं किया, तो इन केसेस को एक बार वापस से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे उन केसेस को ऐड करना पड़ेगा जिनमें n में से कोई भी 3 अपनी सही जगह पर बैठे हो। तो n में से किन्हीं भी 3 को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? nc3। अब मान लेते हैं ये तीनों तो अपनी सही जगह पर बैठे हुए हैं, तो बचे हुए n-3 को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? n-3 फैक्टोरियल। सच दैट चलता रहेगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन। कब तक? जब तक हम आखिरी तक सबको एडजस्ट ना कर दे। अब nc1 को हम क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। nc2 को हम क्या लिख सकते हैं?
n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। NC3 को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। NCN को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो डी अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स फाइनली कितना हो गया, n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 टाइम्स n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दे तो ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू माइनस 1 की पावर n टाइम्स n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। अब अगर इस पूरे में से हम एक n फैक्टोरियल कॉमन ले ले तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल के इनटू में 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू माइनस 1 की पावर n बाय n फैक्टोरियल। तो फाइनली किन्हीं भी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डी अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो गए, n फैक्टोरियल के इनटू में 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू माइनस 1 की पावर n बाय n फैक्टोरियल।